आपके हिस्ट्री सेक्शन से 8 सवाल आएंगे और पॉलिटी सेक्शन से 8 सवाल होंगे, ठीक है। और एक सवाल के जो आपके मार्क्स मिलेंगे वो आपको 2 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? ठीक है। तो आपके पास पूरे टाइम होगा, टेंशन लेने की बातें नहीं है। लेकिन पूरे टाइम का मतलब ये नहीं कि एक सवाल पे आप 10 मिनट लेंगे, 20 मिनट लेंगे, ठीक है। जेन्युइन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 से 2 मिनट दे सकता हूँ, ठीक है। अगर नहीं आता है, ठीक है, अगर ये सवाल का आंसर आपको पता नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे, पास कर देंगे, ठीक है। अगर आपको भी नहीं पता तो आप भी क्या करेंगे? समझ में आ गया? तो हिस्ट्री सेक्शन से 8 होंगे, मैं फिर से बता दूं, और पॉलिटी सेक्शन से कितने होंगे? 8 होंगे। और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो बातें आप दोनों को समझ में आ गया। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? ठीक है। और आई होप कि मैं आपसे उम्मीद ये कर ही सकता हूँ कि आप लोग ने हिस्ट्री पूरा पढ़ा है और पॉलिटी भी पूरा पढ़ा है और ईमानदारी से पढ़ा है। पक्का ना? शुरू करूँ? चलिए, तो सबसे पहले मैं छोटी से ही शुरू कर लूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ही इजी सवाल है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं, क्योंकि जो हिस्ट्री को सिस्टमैटिकली और क्रोनोलॉजिकली जो पढ़ने का आइडिया वो हेरोडोटस ने दिया। उनका एक बुक है हेरोडिका, और जो हिस्ट्री जो शब्द है वो हिस्टोरिया से लिया गया है, इसलिए जो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। वेरी नाइस। रोमन एम्पायर के नाम, रोमन साम्राज्य के नाम किसके नाम पे पड़ा था? रोमन साम्राज्य के नाम रोमनस और रोमस, ये दोनों जो सूर्य के पुत्र थे, इनके नाम पर रोमन साम्राज्य का नाम पड़ा था। तो रोमस एंड रोमनस और रोमस। ओके, वेरी नाइस। चलिए, आपसे सेकंड सवाल है कि 3 कंटिनेंट एम्पायर, 3 महादेशों का साम्राज्य किस साम्राज्य को कहा जाता है? 3 कंटिनेंट ऑफ एम्पायर रोमन एम्पायर को कहा जाता है, क्योंकि जो रोमन एम्पायर का जो एक्सटेंशन है वो 3 कंटिनेंट में था, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। वेरी नाइस, सही बताइए। ओके। मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे बसा हुआ था और मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम मेसोपोटामिया क्यों पड़ा था? मेसोपोटामिया यूफ्रेटस और टिग्रिस दो नदी के बीच बसा हुआ था। और मेसोपोटामिया फिर से मैं बता देता हूँ, टेंशन लेना ही पहले तो तुम हर रहा हो मत, थोड़ा हार्ट बीट बढ़ा, पानी मंगवा दें। अरे बिल्कुल नहीं करवाना है, यहाँ पे कुछ थोड़ी ना हो रहा है, कुछ हो रहा है क्या? ये कितना इजी बात है ना। सवाल ये है कि मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता का नाम मेसोपोटामिया क्यों पड़ा था? उसका नाम दूसरा भी तो हो सकता था, कुछ और भी, मेसोपोटामिया ही क्यों पड़ा था, ठीक है। क्योंकि जो मेसोपोटामिया था यूफ्रेटस और टिग्रिस दो नदी के बीच बसा हुआ एक सभ्यता था। जो मेसोपोटामिया का जो नाम था मेसोपोटामिया इसलिए पड़ा क्योंकि जो मेसोपोटामिया था वो तटीय क्षेत्र यानी नदी किनारे बसा हुआ क्षेत्र था। क्या सही है? कुछ सही है, ठीक है, कुछ सही है ना। चलो फिर भी सही है। मेसोपोटामिया का नाम मेसोपोटामिया इसलिए पड़ा था क्योंकि वो 2 नदियों के बीच की भूमि था। तो ये बात ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, पास कर दीजिए। दुनिया में पहली कोड ऑफ कंडक्ट, फर्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट, पहली विधि संहिता कहाँ आया था? पहला कोड ऑफ कंडक्ट बेबीलोनिया सिविलाइजेशन में आया था, जहाँ के वहाँ के जो किंग थे उनका नाम हम्मुराबी था, और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये उनके नाम पर ही पड़ा था, हम्मुराबी कोड ऑफ कंडक्ट। वेरी नाइस। दुनिया की पहली विधि संहिता मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है ये तो बॉडी ऑफ रूल्स, उसमें कुछ लॉज लिखे गए थे, जिन उसी लॉ के आधार पर वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का जो सोसाइटी था उनको उनके अनुसार चलना था, इसलिए इसको कोड ऑफ कंडक्ट कहा गया है। ओके, वेरी नाइस। चलिए आप बताइए,
मेसोपोटामिया में टोटल कितने कल्चर आया था, टोटल कितने संस्कृति सभ्यता में आए? हाँ जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता में कुल कितने संस्कृतियों का विकास हुआ था? अलग अलग समय में विकसित हुआ था। सोचिए। संस्कृति हाँ जी, चलिए पास कर दीजिए आप। मेसोपोटामिया में 4 सिविलाइजेशंस थे। जो पहला था वो सुमेरियन था, दूसरा अकाडियन, तीसरा बेबीलोनियन और चौथा असीरियन। चलो आपसे ही सवाल है, ट्रीटी ऑफ टोर्टसलास क्या था? ट्रीटी ऑफ टॉर्सलास, ये पहला ट्रीटी था जो दो कंट्री के बीच में साइन हो रहा था। याद नहीं चल, पास कर रहे हैं। ठीक। ट्रीटी ऑफ टोर्टसलास क्या था बताइए? टोर्टसिला की संधि क्या थी या था, है ना? कौन कर रहे थे? तो यूरोपियंस लोग कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? तो अपने कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, जब अटलांटिक महासागर पास करके अमेरिका और मतलब नॉर्दर्न और साउदर्न अमेरिका पहुंचा था। स्पेशली कहाँ? साउदर्न अमेरिका। ब्राज़ील तो नाम सुने ही होंगे। उनको 2 भागों में क्या कर दिया? बांट दिया था, है ना? और एक तरह से उपनिवेश की शुरुआत, एक तरह से कहा जाए तो शुरू होना क्या हुआ? बड़े पैमाने पे संधि के माध्यम से, ठीक है ना, वो शुरू हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो कोई बात नहीं। आप तो जवाब देना चाहिए, चलिए दे दीजिए। चलो ये बताओ, आप लोग ये बताओ कि कल्चर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, जो अमेरिकन कल्चर था, अमेरिकन सोसाइटी में कितने संस्कृतियों का उद्भव हुआ था जब यूरोपियंस लोगों ने यहाँ जाकर वहाँ पे जब अमेरिका का खोज हुआ था, उसके बाद आप देखेंगे सी रूट से, ठीक है, तो यहाँ पे किन किन संस्कृतियों के लोग रहते थे? यहाँ पर 4 संस्कृति के लोग रहते थे। कौन जो कौन? पहला तो अरावक, और दूसरा इनका, माया और एस्टेक। एजटेक। हाँ, पक्का? चलो वेरी नाइस। चलो आप बताओ, अमेरिका के नाम किसके नाम पे पड़ा था? अमेरिका, अमेरिका जो नाम है वो किसके नाम पे पड़ा है? अमेरिका का नाम तो अमेरिगो वेस्पुची इसके नाम पर पड़ा। अमेरिगो वेस्पुची। वैसे पूछी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इनको दे दीजिए। ये बताइए, इंग्लैंड का जो नाम है, इंग्लैंड जो देश है, उसका नाम किसके नाम पे पड़ा? जो सैक्सन और एंजल्स के नाम पे इंग्लैंड का नाम पड़ा है। एंजेलो सैक्सन्स कौन थे? वो वहाँ के जो ट्राइब थे, वहाँ का वो जो वहाँ के ट्राइब थे जिनका नाम एंजल और सैक्सन था, उन दोनों के नाम पर ही इंग्लैंड का नाम पड़ा है। ओके वेरी नाइस। चलिए, फ्रांस नाम तो सुना ही होगा, तो फ्रांस का नाम किसके नाम पे पड़ा है? फ्रैंक एक जनजाति था, उसके नाम पर फ्रांस का नाम पड़ा। कौन से जनजाति थे? फ्रैंक। हाँ। तो फ्रांस का नाम फ्रैंक ट्राइब के नाम पे पड़ा है। पक्का? जी सर। वेरी नाइस। चलो लास्ट सवाल है हिस्ट्री सेक्शन से। मंगोलियन ट्राइब जो थे, मंगोलियन जनजाति, ठीक है, उस ट्राइब को, मंगोलियन ट्राइब को मंगोलियन एम्पायर, मंगोलियन साम्राज्य में किसने कन्वर्ट किया था? चंगेज खान ने। चंगेज खान। ओके। ब्लैक डेथ, जो काली मृत्यु नामक जो बीमारी कहा जाता है, प्लेग टाइप की जो बीमारी, ये किसके काटने से फैलता था? ये जो चूहे होते थे उसके काटने से फैलता था। जो जो व्यापार करते थे उस जो बोट से अपने से, तो आते थे तो उसके साथ जो चूहे आते थे और वो देश में प्रवेश कर जाते थे और काटते थे तो फैलता था।
ठीक है, तो इससे बहुत बड़े पैमाने पे ये ये जो ब्लैक डेथ फैलना शुरू हुआ था शुरुआत व्यापारिक रूट के माध्यम से, ठीक है। और लेकिन जनरली सवाल ये था कि ब्लैक डेथ किसके काटने से होता है? चूहे चूहे के के काटने काटने से। ओके, वेरी नाइस। चलिए लास्ट सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए आप लोग। एनक्लोजर सिस्टम, ठीक है। जो एग्रीकल्चर सिस्टम में ब्रिटेन में एक ये सिस्टम लाया गया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले, इनक्लोजर सिस्टम लाया गया था। क्या होता है इनक्लोजर सिस्टम? इनक्लोजर सिस्टम में ये इसको दो पार्ट में अलग किया गया है। एक तो प्री इनक्लोजर सिस्टम और एक पोस्ट इनक्लोजर सिस्टम। तो जो प्री इनक्लोजर सिस्टम है उसमें जो ज़मीन होते थे, जो किसानों की ज़मीन होते थे, वो एक ही व्यक्ति का ज़मीन अलग अलग जगहों पर होता था और उसमें से कहीं कहीं बीच में छोटा सा ज़मीन किसी छोटे छोटे किसान का होता था। उसके बाद जब इनक्लोजर सिस्टम आया तो इनक्लोजर सिस्टम आया, पोस्ट इनक्लोजर सिस्टम। तो जो बड़े बड़े लोगों का जो ज़मीन होता था, जो अमीर किसान होते थे, उनके सार और उनके बगल में जिन अगर किसी छोटे किसान का ज़मीन है तो वो उनका ज़मीन उनसे लेकर और अब उनके ज़मीन में मिला दिया जाता था, जिनसे उनका जो ज़मीन है वो बहुत बड़ा हो जाता था, जिससे प्रोडक्शन जो है वो जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ना शुरू हो हाँ गया। वो बढ़ना शुरू हो गया। ओके, चलिए लास्ट सवाल है, तुम जवाब दे देना। इनक्लोजर सिस्टम के कारण, ठीक है, जो लास्ट में जो पोस्ट इनक्लोजर सिस्टम आया था ब्रिटेन में, ठीक है, इसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ा था? इसके का जो पोस्ट इनक्लोजर सिस्टम आया था, इसके कारण जो सबसे जो ज़्यादा नुकसान था वो जो छोटे छोटे किसान होते थे उनके भूमि को बड़े किसानों के हाथ में सौंप दिया गया था और वो मजदूर हो गए थे। ओके, और वो जब वो मजदूर हो गए तो अपनी जीविका को उपार्जन करने के लिए शहरों में जाना पड़ा, जिसके लिए शहरों की ओके, तो जनसंख्या ये बढ़ा। कारण था। दूसरा कारण और भी कुछ? सर, और भी कुछ कारण? एक तो ये समझ में आया कि इस पे प्रभाव पड़ा, दूसरा किस पे प्रभाव पड़ा? किसानों के अलावा, छोटे किसानों के अलावा? छोटे किसानों के अलावा हाँ, उसके अलावा और कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ा? तो मजदूर होते थे जो पहले। हाँ, किसान मजदूर बने, एक तो ये समझ में आया। और भी किसी चीज पे और प्रभाव पड़ा हो इसके अलावा? इसके अलावा ओके, गांव समाप्त हो गया। क्या हो गया? अच्छा, गांव समाप्त, तो शहरों में लोग जाने लगे। ठीक है, तो आप बताना चाहिए गांव समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये था आपका हिस्ट्री सेक्शन, सही है, ठीक है। चलिए मैं पॉलिटी सेक्शन शुरू करूं, पक्का? चलो देखता हूं। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। 1946। 6। ओके, दे दीजिए। कैबिनेट मिशन में कुल कितने मेंबर थे? कैबिनेट योजना जो था उसमें कुल कितने मेंबर थे? मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बस मेंबर पूछ रहा हूँ। कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे, पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चलो अच्छी बात है। मेंबर तुम कल नाम याद रखना, ठीक है ना, तो पीट दिए जाओगे। ठीक, कितने मेंबर थे बाबू? 3 मेंबर थे। ओके, याद है, बता दीजिए। एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स और एक और लास्ट कौन था? लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, वेरी नाइस। चलो मैं तुम्हारा नंबर डिडक्ट नहीं करूंगा, टेंशन लेने की बात है बिल्कुल नहीं है। चलिए, फंडामेंटल राइट्स नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो पहले ये बताना कि कुल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं और आर्टिकल कहाँ से कहाँ है? तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो 6 हैं और आर्टिकल 12 से 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। ओके, 6 का नाम याद है क्या? हाँ, बताइए। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू रिलीजन, एजुकेशन, राइट टू रिलीजन एंड नहीं, एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और जो लास्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रेमेडीज, वेरी नाइस, ठीक है। चलो आप बताना, रीट कितने प्रकार के होते हैं और भारतीय संविधान में रीट का चर्चा खास करके कहाँ पे किया गया है? रीट 5 प्रकार के होते हैं। रीट 5 प्रकार के होते हैं। भारतीय संविधान में इसकी चर्चा आर्टिकल 32 में किया गया। 5 प्रकार के रीट जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, थोड़ा नाम बताइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, ओके, उत्प्रेषण प्रतिषेध,
अधिकार परीक्षा और एक बंदी प्रतिशत परमादेश। परमादेश। वेरी नाइस। चलिए, इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी और नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? था और उसी दिन वोटर्स डे भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? उस दिन इस जो इलेक्शन एक फ्री एंड फेयर डेमोक्रेटिक को अच्छे से रन करने के लिए इंडिया में यहाँ पर एक इलेक्शन कमीशन बनाया गया था, जिससे जो वोट है, जो जनता का जो अपना इंटरेस्ट है कि वो किस अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना चाहते हैं, ये एक अच्छे फेयर और फ्री एंड फेयर तरीके से हो सके। ठीक है भैया। इसके लिए तो आप सिंपल बता ना कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का स्थापना हुआ था इंडिया के बिग डेमोक्रेसी को अच्छे से संचालन के लिए, फ्री और फेयर। सही है, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। चलो वेरी नाइस। पॉलिटी तुम लोग का अच्छा जा रहा है, ठीक है। चलो आप बताना, इलेक्शन कमीशन में पहले कितने सदस्य होते थे और आज कितने सदस्य होते हैं छोटू? पहले इलेक्शन कमीशन जो फर्स्ट बार चुनाव हुआ था उससे पहले केवल एक थे, और अब 3 होने लगे। पहले इलेक्शन कमीशन में एक सदस्य होते, सिंगल बॉडी। हाँ। ओके, अब 3 हो गए, टोटल 3 हो गए, 2 और ऐड हो गए। ठीक है, 2 और ऐड हो गए। तो इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितने होते हैं? एक होता है। एक ही होते हैं? पक्का? चलो वेरी नाइस। चलो आप लोग जवाब देना। दुनिया का पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। किसका? अमेरिका। ओके। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान? भारत का। किसका? भारत। पक्का? ओके, चलो आप ही बताना। राष्ट्रपति के पास जो क्षमा दान की शक्ति होती है, अगर मैं सिंपल बोलूँ तो पार्डन जो पावर है राष्ट्रपति के पास, ठीक है, पार्डन पावर, वो कौन से आर्टिकल्स में मेंशन है? राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति है ये किस अनुच्छेद में मेंशन है? चर्चा किस अनुच्छेद में किया? ठीक है, जो पार्डनिंग पावर है 72 में, 4 में नहीं है, 4 में काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का मंत्री परिषद। ठीक है, तो आप दोनों को मैं माइनस, आपका ही तो आपका माइनस होगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात उसमें तो चलो कोई बात नहीं, बताना चाहिए था। चलिए मैं आपसे सवाल पूछ लूं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, अच्छा चलो, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? जो स्टेट के इलेक्टेड एमएलए होते हैं और राज्यसभा लोकसभा के जो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और जो कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं जहाँ पर इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, वो भाग लेते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। सिंपल है। फादर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु। अरस्तु को कहा जाता है। ओके, बढ़ा दीजिए। दी पॉलिटिक्स जो बुक है ये किसने लिखा है? प्लेटो। दी पॉलिटिक्स। हाँ जी, दी पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल। किसने लिखा है? एरिस्टोटल। श्योर? हाँ। चलिए, लास्ट आपसे मैं एक सवाल पूछ लूँ, ये लास्ट सवाल है। जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, ये किस कमेटी के अनुशंसा पे, मतलब रिकमेंडेशंस पे आया था? मौलिक कर्तव्य किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आया था? क्या होगा? अच्छे से बोलिए, किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आया था? स्वर्ण सिंह कमेटी। किस पे? स्वर्ण सिंह। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पे आया था। पक्का? कब आया था स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशंस?
चलिए दे दीजिए। ठीक है, एक सवाल है, जो सवाल ये है कि आजकल आपने चर्चा में बार बार सुना होगा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये भारतीय संविधान की किस आर्टिकल में मेंशन है ये डीपीएसपी में मेंशन है। और किस अनुच्छेद में मेंशन है? जो ये 54 हाल ही में जो यूसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूसीसी का यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, हाल ही में यूसीसी जो है किस राज्य में लागू हुआ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में लागू हुआ, पक्का? श्योर? ओके, ठीक है।